नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो मेंस प्रोग्राम नाम की नई सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसी सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। आज के एपिसोड में हम लोग एक नए टॉपिक यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके सिलेबस के पेपर 2 से संबंधित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में ये जानेंगे कि इसकी स्थापना कब और कैसे हुई। तो इसको पॉइंट फॉर्म में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संपूर्ण विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, जिसमें एक खेमा साम्यवादी जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, तथा दूसरा खेमा पूंजीवादी था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। आपको पता होगा, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो संपूर्ण विश्व बाइपोलर हो गया, यानी द्विध्रुवीय। एक साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी। तो साम्यवादी का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और जो पूंजीवादी था इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, इस समय दोनों गुट यानी दोनों खेमे एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। तीसरा, इसी समय अधिकांश देशों को उपनिवेशवाद से आजादी मिली थी, जिसमें भारत भी शामिल था। आपको पता होगा कि जो यूरोपीय शक्तियां थी उन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। अफ्रीका हो गया और भी जो दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश थे, और भारत भी था। आपको पता होगा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं। अगला फोर्थ बिंदु है इसमें, उपनिवेशवाद से मुक्त इन देशों ने खुद को दोनों गुटों से दूर रखते हुए एक समूह यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पर जोर दिया। आपको पता होगा कि जब नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे तो उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे राजनीतिक स्थिरता और खाद्यान्न संकट और आर्थिक स्थिति जैसी। तो उन लोगों ने इन जो दो गुट थे इनसे दूर रहते हुए अपने विकास पर बल देने की बात की और एक नए समूह यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पर जोर दिया। पांचवा बिंदु है, इसकी स्थापना के लिए पहला कदम बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था के माध्यम से उठाया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर और सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने भाग लिया था। छठा बिंदु है, नेम का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यहीं से इसकी औपचारिक स्थापना मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं। अगला सातवां बिंदु है, ये समूह संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये 55% भाग का या 55% भाग को रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है। आठवां, वर्तमान में इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं। साथ ही इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, यानी ऑब्जर्वर का। आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके उद्देश्यों को जानेंगे। पहला उद्देश्य है रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष करना। दूसरा, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना। तीसरा, साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म और उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म तो का विरोध करना। और चौथा, सैन्य संगठनों से पर्याप्त दूरी। और पांचवा, स्वतंत्र वैश्विक राजनीति का अनुसरण करना। और छठा जो अंतिम उद्देश्य है इसका, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब हम लोग इसके बारे में जो इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है या औचित्य है उसको देखते हैं। पहला बिंदु है इसमें, वैश्विक परिदृश्य में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और मुद्दों के बीच विकासशील देशों के हितों के समर्थन में नेम का महत्व बना रहेगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, टेररिज्म, शक्ति संतुलन यानी पावर ऑफ बैलेंस, वैश्विक गुटबाजी, शरणार्थी समस्या, ऋण जाल और नव साम्राज्यवाद तथा साइबर हमले जैसी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। तीसरा, वर्तमान युद्ध के मामले यथा आर्मेनिया और अजरबैजान। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच
सीमा विवाद को लेकर युद्ध छिड़ गया है के मामले में शांतिपूर्ण समाधान हेतु आवश्यक निशस्त्रीकरण को लागू करवाने तथा वैश्विक स्थिरता हेतु इसकी प्रासंगिकता को देखा जा सकता है। तो ये तो इसकी प्रासंगिकता के बिंदु थे या इसके पक्ष में तर्क थे। अब हम लोग इसके विपक्ष में तर्क उनके बारे में बात करते हैं या इसकी अप्रासंगिकता के बारे में। पहला, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नए आजाद हुए देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद, आपको पता होगा 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, बाद इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठे और सदस्य देशों का इसके प्रति आकर्षण कम होने लगा, क्योंकि जो संपूर्ण विश्व था वो सिर्फ एक ध्रुवीय हो गया, यानी अमेरिका ही सर्वोच्च शक्ति रह गया। दूसरा, समय समय पर संगठन ने गुट निरपेक्षता छोड़ समूह देशों के प्रति झुकाव दर्शाया, जिससे आंदोलन पर सवाल उठे। तीसरा, इसमें सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखने वाले समझौतों का अभाव देखा गया, जिससे समूह सदस्य प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते। तो ये तो इसके विपक्ष में तर्क थे। अब हम लोग बात करेंगे कि नैम और भारत के बीच क्या संबंध है या नैम और भारत। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पहला बिंदु, भारत ने इस समूह के सिद्धांतों पर अपनी प्रतिबद्धता हमेशा से व्यक्त की है। जैसे इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2016 तक इसके सम्मेलनों में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अभी हाल ही में आपको पता होगा 2018 में जो अजरबैजान में इसका सम्मेलन हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति ने किया। तो 2016 तक तो प्रधानमंत्री ने किया था, आपको ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु है, हाल ही के वर्षों में भारत की इसके प्रति रुचि कम हुई, जिसके निम्न कारण देखे जा सकते हैं। पहला है, इसमें एकमत उद्देश्य का अभाव दिख रहा है, क्योंकि इसके सदस्य देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं। और दूसरा बिंदु है, गुट निरपेक्ष का नेतृत्व करने वाले सदस्य क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं। और इसके अन्य बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। सी बिंदु है इसमें, यानी थर्ड, यूरोपीय संघ जहां आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के लिए एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में सार्क, आपको पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और आसियान जैसे संगठन सक्रिय हैं। डी जो अंतिम बिंदु है, बदलते वैश्विक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी एक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। इसी कारण भारत भी विभिन्न देशों के साथ कई प्रकार के समझौते कर रहा है। आपको पता ही होगा भारत ने हाल ही समय में कई देशों के समझौते किए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इन देशों के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल हैं उनको देख लेते हैं। पहला सवाल है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। नैम के उद्देश्यों को बताते हुए वर्तमान में इसके औचित्य की भी चर्चा करें। तो सबसे पहले आपको जो नैम है उसका उद्देश्य बताना है, उसके साथ ही जो इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है या औचित्य है उसको डिफाइन करना है। दूसरा सवाल है, नैम अपनी तमाम संभावनाओं के बावजूद व्यवहारिक रूप से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको नैम का थोड़ा सा इंट्रो दे देना है पहले पार्ट में। दूसरे में आपको इसकी जो अप्रासंगिकता है या इसकी जो विफलताएं हैं उनको लिखना है और उसके बाद कंक्लूड कर देना है। तो ये दो सवाल हैं, आप सभी को इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।